उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विवादित 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो गई है। लगभग 20 मिनट मामले की सुनवाई चली। क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है हजारों ऐसे कैंडिडेट की जिनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टोटल 6 केस थे, जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। अब इन सभी केसेस को टैग करके एक साथ माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के बेंच में ये मामला सुना जा रहा था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अगली डेट है वो 23 सितंबर 2024 को दे दी गई है। यानी अब इस मामले में 23 सितंबर 2024 को सुना जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट में आज प्रोसीडिंग किस तरह से हुई, ताकि 23 को क्या माहौल रहेगा और क्या हो सकता है इसके बारे में आप जान पाएँ। यहाँ पर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सभी पक्षों को, जो मेन पक्षकार हैं, जैसे कि एक रिस्पोंडेंट हो गया और एक जैसे एक कैविएटर आप समझ सकते हैं, और पहला पिटिशनर, मतलब कि जो माननीय डबल बेंच की फैसले पर स्टे चाहते थे, उनके द्वारा रिटन सबमिशन दाखिल करने के लिए बोला गया है। और जो कैविएटर हैं यानी कि रिस्पोंडेंट आप समझ सकते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि उस पर स्टे हो और डबल बेंच का फैसला लागू कराना चाहते हैं, उनके द्वारा भी अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करना होगा। मैक्सिमम 7 पेज में उनके द्वारा बोला गया है। तो एक शॉर्ट रिटर्न सबमिशन सबमिट करने के लिए बोला गया है और 23 सितंबर 2024 को इस मामले को फिर से सुना जाएगा। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर अगर बात करें कि क्या कुछ हुआ, तो सबसे पहले मामले की सुनवाई करते हुए जो अनरिजर्व कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनके द्वारा माननीय कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया कि ATRE जो है उसमें अगर रिलैक्सेशन लिया गया है तो फिर वहीं पर आरक्षण माना जाए और सिंगल बेंच के जजमेंट को प्रभावी किया जाए। उनका ये कहना था कि मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं। पहला कैंडिडेट जो रिजर्व कैंडिडेट है वो 60% पर क्वालिफाई माना जाता है और दूसरा कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 65% पर क्वालिफाई माना जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि एक कैंडिडेट जो कि ATRE में यानी सुपर टेट की परीक्षा में 66% नंबर पाया और दूसरा 61% नंबर पाया, तो दोनों क्वालिफाई ही माने जाएंगे। लेकिन क्या दोनों में समानता रहेगी? नहीं। उन्होंने कहा कि एक रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेते हुए वो क्वालिफाई किया है, यानी 60 से ऊपर तो है लेकिन 65 से नीचे है, क्योंकि उसका परसेंट 61% था। और दूसरा कैंडिडेट जो 66% पास होकर के गया है वो बिना किसी कैटेगरी का लाभ लेते हुए वो ओपन कैटेगरी में फाइट कर सकता है। ऐसा तर्क उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद से जो ऐसे एडवोकेट जो कि आरक्षित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने माननीय कोर्ट को अवगत ये कराया कि ATRE जो है वो एक तरीके से अगर आप देखें तो वो एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। दिनांक 7 जनवरी 2019 को जब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जब 6 जनवरी 2019 को पेपर संपन्न होता है, उसके बाद जब 7 जनवरी को नोटिस निकालती है, उस नोटिस में ATRE को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन बताया था। तो ऐसे एडवोकेट जो कि आरक्षित वर्ग का पक्ष रख रहे थे, यानी डबल बेंच के कोर्ट ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह अवगत कराया गया कि अगर कोई केवल और केवल पात्रता परीक्षा है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं माना जाता है, उसमें उसे रिलैक्सेशन माना जाता है। उन्होंने कोर्ट को अवगत ये कराया कि ये चूंकि अंतिम चरण नहीं है, रिजर्वेशन का लाभ एक बार दिया जाएगा ये तो तय है, लेकिन ये भर्ती की अंतिम चरण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पात्रता मापदंडों में से एक है। और इसके संबंध में सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर किया है और 7 जनवरी 2019 के लेटर में भी ये बातें मेंशन की गई हैं। तो उसके बाद से उन्होंने बताया अपेंडिक्स 1 में जो सर्विस रूल के अंतर्गत जो बातें मेंशन की गई हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उन्होंने बताया कि ATRE के बाद से जाकर के सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, यानी ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। और कहा गया कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और DLED या फिर BTC यानी प्रशिक्षण, तो इन सब का 10-10% मिला करके एकेडमी के 40% और ATRE जो होती है उसका 60% मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो ATRE पर सिलेक्शन खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि ATRE के बाद सिलेक्शन शुरू हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता मापदंड है जिसको हासिल करने के बाद ही आप शिक्षक की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि ATRE जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, जिस प्रकार से TET की परीक्षा होती है। इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए जो
अनारक्षित वर्ग के एडवोकेट थे, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो बिलोंग कर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि एटीआरई अगर केवल टेट के तरह होती तो इसे आप पात्रता मापदंड मान सकते थे। टेट को लेकर के कोई भी संदेह नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके मार्क्स नहीं जोड़े जा रहे हैं, लेकिन एटीआरई का 60% वेटेज है, जो आपकी फाइनल मेरिट बन रही है उसमें 60% वेटेज एटीआरई के मार्क्स को है, इसलिए केवल पात्रता मापदंड कहना इसे गलत होगा। क्योंकि उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि आप इसी एटीआरई में रिलैक्सेशन लेकर के 60% पर क्वालिफाई हो करके अगर आप फाइनल मेरिट में इसका 60% जोड़ करके मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर चले गए, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर जाने के लिए आपने चूंकि रिलैक्स्ड मार्क्स का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे पात्रता नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके मार्क्स भी जुड़ रहे हैं। इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए जो रिजर्व कैटेगरी के एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि जो एक तरीके से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है और इसके लिए उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तभी वो आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। इस पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने ये कहा कि जो एटीआरई है, ध्यान से सुनिएगा, जो एटीआरई है चूँकि उन्होंने रिलैक्स्ड होते हुए अगर अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाया है, तो चूंकि ये एक इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, इस कंडीशन में एटीआरई को सिर्फ और सिर्फ पात्रता मापदंड नहीं माना जा सकता। इसके बाद ही वो जो श्री पीएस पटवालिया सर थे जिन्होंने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में उन्होंने अवगत कराया था, कोर्ट को ये बताया था कि यहाँ पर जो एटीआरई में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन नहीं माना जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन माना जा सकता है, यानी उनको छूट दी गई है ताकि वह आगे निकल सके दबे कुचले समाज से जो आ रहे हैं। इसके संबंध में एडवोकेट के पैनल काफ़ी ज़्यादा उपस्थित है, सबका नाम ले पाना और सबके बारे में जानकारी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनके द्वारा 3 ऑनरेबल जस्टिस का एक जजमेंट बताया गया कि इनके द्वारा ऐसा जजमेंट दिया गया है कि अगर कोई पात्रता मापदंड है तो उसको लेकर के आप उसको सिलेक्शन का पार्ट नहीं मान सकते और वहाँ पर आरक्षण तय नहीं होगा बल्कि फाइनल मेरिट में आरक्षण तय होगा, ऐसा उन्होंने जजमेंट के बारे में बताया। अब यहाँ पर अगर पूरे मामले को देखें तो पूरा जो मामला है वो इस पॉइंट पर केवल टिक गया है कि एटीआरई जो है क्या वो केवल पात्रता है या फिर सिलेक्शन का पार्ट है। अगर पात्रता केवल है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन जिस प्रकार से टीईटी की परीक्षा में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी का 90 नंबर होता है और रिजर्व कैटेगरी का 82 नंबर होता है, तो 82 नंबर पाकर भी अगर कोई 67.11 यानी ओपन सीट पर या फिर उससे ज़्यादा नंबर पाता है तो वो ओपन सीट पर चला जाता है। लेकिन एटीआरई के कॉन्सेप्ट में ये माना गया सिंगल बेंच के द्वारा कि चूंकि एटीआरई सिलेक्शन का पार्ट था, ये सिंगल बेंच मानती है और एटीआरई में चूंकि आप रिलैक्स्ड मार्क्स का यूज करते हुए ही फाइनल मेरिट में जा रहे हैं तो इसे केवल पात्रता मापदंड नहीं माना जा सकता। जबकि डबल बेंच ने इसका जस्ट उल्टा कहा, उन्होंने कहा कि एटीआरई जो है वो केवल और केवल पात्रता मापदंड है। सरकार ने भी अपना हलफनामा दिया और इनके जो गवर्नमेंट ऑर्डर है 7 जनवरी 2019 उसमें भी बातें मेंशन की गई है कि एटीआरई केवल पात्रता मापदंडों में से एक होगा। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आज भी सबमिशन किया गया है उनके द्वारा, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एडवोकेट्स के द्वारा, कि एटीआरई सिर्फ और सिर्फ पात्रता मापदंडों में से एक है और भर्ती की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि भर्ती के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाता है। आप अपने क्वालिटी पॉइंट्स के हिसाब से आवेदन करिए और उसके बाद जाकर के आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो एटीआरई जो है वो केवल पात्रता मापदंड है, ये कहना है रिजर्व कैटेगरी के एडवोकेट्स का। वहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी के एडवोकेट्स का ये कहना है कि अगर केवल पात्रता मापदंड होता तो इसके 60% मार्क्स को वेटेज क्यों दिया जा रहा है, और अगर कोई फाइनल मेरिट में ऊपर जा रहा है 67.11 से, तो अगर वो रिलैक्स्ड मार्क्स का प्रयोग करते हुए वो 67.11 नंबर या फिर उससे ज़्यादा पाता है तो फिर उसे आरक्षण अपनी ही कैटेगरी में दिया जाए, यानी वो ओपन सीट पर फाइट नहीं कर पाएगा बल्कि ओबीसी SC ST कैटेगरी में जाएगा। इन सब बातों को सुनने के बाद से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा रिटर्न सबमिशन के लिए बोला गया और अगली डेट दे दी गई 23 सितंबर 2024 को सुने जाने के लिए। हो सकता है कि अगले डेट में मामला फाइनल डिस्पोजल के लिए एक तरीके से केस को लिस्ट किया जाए, क्योंकि रिटर्न सबमिशन होने के बाद से बहुत कुछ चीज़ें बोलने के लिए शायद नहीं रहेंगे और इन सभी चीज़ों में ऑलरेडी सिंगल बेंच और डबल बेंच का जजमेंट आ चुका है। केवल और केवल ये तय करना है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को कि क्या एटीआरई केवल पात्रता मापदंड है, क्या ये सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं। बस यही 2 पॉइंट है कि अगर केवल पात्रता मापदंड है तो इसके मार्क्स क्यों जोड़ रहे हैं, और अगर पात्रता मापदंड केवल है
और अगर ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है तो फिर इसके मार्क्स क्यों जोड़ रहे हैं। तो दोनों मिलाकर के एक पॉइंट आप केवल ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल ये तय करेगी अब कि क्या ATRE में जो मार्क्स जोड़े जा रहे हैं इसके बाद से क्या रिलैक्स्ड मार्क्स वाले कैंडिडेट को ओपन सीट पर फाइट कराया जाए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट माना जाए। हालांकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कई बार इस प्रकार के मामले कोर्ट में जा चुके हैं 69,000 से रिलेटेड ही, जिसमें राज्य सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि जो ATRE है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, सिलेक्शन इसके बाद शुरू होता है। तो निश्चित तौर पर अब ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।